नमस्कार, यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इन सब चीज़ों के बारे में बात कर ली थी, आर एल सी और कंपोनेंट के बारे में। ठीक है, अब हम इनकी कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसके बारे में जानने से पहले एक बार आप लोग पावर फैक्टर, इम्पीडेंस ट्रायंगल, इन सब चीज़ों के बारे में जान लीजिए, देन हम उसको कंटिन्यू करेंगे। आर एल सी क्लियर हो गया था, पहले आप पावर फैक्टर बारे में देखेंगे, इम्पीडेंस ट्रायंगल वगैरह देखेंगे, देन हम लोग इनके कॉम्बिनेशन पे आएंगे सीरीज सर्किट में। ओके, तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर एग्जैक्टली क्या होता है? पावर फैक्टर से हम क्या समझते हैं? कोई भी सर्किट, मान लीजिए जैसे कि एक ऐसा सर्किट है जिसमें आर भी है, एल भी है और सी भी है, तीनों है, एक बात कह रहे हैं, किसी भी कॉम्बिनेशन में हो सकता है, हमने इसको इस कॉम्बिनेशन में माना हुआ है। ठीक है, कोई भी सर्किट जिसमें आर एल सी तीनों दिए हुए हैं, लेकिन वो सर्किट सिर्फ और सिर्फ रजिस्टिव बिहेव करता है, इन दोनों की वैल्यू उसके लिए नेग्लिजिबल हो जाती है, जीरो हो जाती है। ऐसा सर्किट बिहेव करे कि उस सर्किट की रजिस्टिविटी हो ओनली, इंडक्टिविटी या कैपेसिटिविटी ना हो, या इंडक्टिव या कैपेसिटिव की तरह वो बिहेव ना करे, तो ऐसे सर्किट को हम लोग, ऐसी चीज को पावर फैक्टर उस केस में 1 होता है। ऐसे सर्किट का पावर फैक्टर उस केस में 1 होता है। अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट है देन पावर फैक्टर 1। अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट नहीं है तो जैसे जैसे इंडक्टिविटी या कैपेसिटिविटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे पावर फैक्टर की वैल्यू घटती जाती है। किससे घटती जाती है? 1 से कम होती जाती है। कोशिश हम यही करते हैं कि पावर फैक्टर की वैल्यू 1 के आसपास रखें। बात समझ रहे? देखिए, ऐसा होता यह है कि जब आर एल सी तीनों दिए रहते हैं हमारे पास, आर भी है, एल भी है, सी भी है, तो इन दोनों को तो हम लोग डिनोट करते हैं एक्स से, यानी किससे? इन दोनों का रिएक्टेंस से डिनोट करते हैं, ये रेजिस्टेंस से डिनोट होता है। तो Z इक्वल टू क्या होता है? Z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इंपिडेंस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रेजिस्टेंस स्क्वायर एंड रिएक्टेंस का स्क्वायर। रिएक्टेंस 2 तरह के होते हैं। अगर हमारे पास इंडक्टर है तो हमारा होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस, अगर कैपेसिटर है तो हमारा होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और अगर दोनों हैं, अगर हमारे पास दोनों ही हैं तो हमारा होगा XL माइनस XC या फिर XC माइनस XL, जो भी बड़ा होगा। अगर XL बड़ा होगा तो XC माइनस हो जाएगा, अगर SC बड़ा होगा तो उसमें से XL माइनस हो जाएगा। यहां पर क्या हो रहा है? L और C दोनों दिए हुए हैं। ठीक है, अगर ओनली L है तो XL, ओनली C है तो XC, अगर दोनों है तो XL माइनस XC। ठीक, यानी अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर Z की वैल्यू क्या दी हुई है इस सर्किट के लिए? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस, मान लिया कि XL बड़ा है, XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। हमने क्या कहा आपसे? अगर हम चाहते हैं कि इसका पावर फैक्टर 1 हो तो हम ये चाहेंगे कि इसमें ओनली रेजिस्टिविटी रहे, बाकी रिएक्टेंस की वैल्यू 0 हो जाए। और रिएक्टेंस की वैल्यू 0 कब होगी? तब होगी जब XL और XC आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर XL और XC दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, व्हेन XL इक्वल टू XC, तब क्या होगा? XL XC आपस में बराबर हो जाएगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। बचेगा क्या? सिर्फ Z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, बस इतना बचेगा। इसका मतलब Z इक्वल टू R हो जाएगा। इट मींस जब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपस में बराबर हो जाएंगे उस केस में पावर फैक्टर 1 होता है, क्योंकि उस केस में सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो जाता है। क्लियर है? अगर ये दोनों बराबर हो गए तो Z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, या कह लीजिए Z इक्वल टू R, उस केस में हमारा जो इंपिडेंस है वो प्योरली रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। और ये सिचुएशन कब आती है? XL और XC आपस में कब बराबर होते हैं? रिजोनेंस के केस में। किस केस में? रिजोनेंस के केस में। अब देखिए, इसी एक टॉपिक से कई चीजें क्लियर हो गई। क्या क्या? सबसे पहली चीज, पावर फैक्टर 1 किस सर्किट का होता है? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का। तो पहला पॉइंट नोट कर लीजिए कि पावर फैक्टर अगर आपका 1 है, इसका मीन्स क्या है? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है।
प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है ये, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट अगर पावर फैक्टर 1 है। अगर पावर फैक्टर 1 है तो इसका मतलब क्या है, ये पावर फैक्टर का 1 है तो उस केस में चल रहा है। अगर पावर फैक्टर 1 है तो इसका मतलब क्या है, एक्सएल और एक्ससी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। ये कब होता है, रिजोनेंस के केस में। यानी हम क्या कह सकते हैं कि रिजोनेंस के केस में पावर फैक्टर 1 होता है, ठीक है ना, एक्सएल एक्ससी आपस में बराबर होते हैं। अब देखो पावर फैक्टर असल में होता क्या है, हमने तुमसे क्या बोला था, इंपेडेंस, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस में ये रिलेशन होता है, और जहां पर भी ये रिलेशन होता है वो पाइथागोरस के नियम को फॉलो करते हैं। मतलब आर अगर तुम्हारा एक्स एक्सिस है, एक्स अगर तुम्हारा यानी रिएक्टेंस वाई एक्सिस है, तो जेड क्या होगा, इसका रिजल्टेंट होगा जो जेड एक्सिस पे होगा। बात समझ में आ रही है। और मान लो इसके बीच के एंगल को हम थीटा कह देते हैं, थीटा कह लो, फाई कह लो, जो मन करे वो कह लो, वो आपके ऊपर है। हमने फिलहाल यह थीटा ले लिया है। तो कॉस थीटा क्या है आपका, पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण आर अपॉन जेड। ये देखो अगर हम एक यही ऐसा रेशियो है, ध्यान से देखना, साइन थीटा क्या होगा, हम तो लिख दे रहे हैं लंब बटे कर्ण, लंब बटा कर्ण। देखो ध्यान से, हमने क्या बताया था, पावर फैक्टर में हम ये चेक करते हैं कि कोई सर्किट कितना रेजिस्टिव है, कितना रेजिस्टिव है। अगर प्योरली रेजिस्टिव है तो Z की वैल्यू R हो जाएगी, उस केस में पावर फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। अब यहां देखो, हम लोग पावर फैक्टर में सिर्फ सर्किट की रेजिस्टिविटी चेक करते हैं। यहां पर रेजिस्टेंस और इंपेडेंस दोनों है, यहां पर रिएक्टेंस है। पावर फैक्टर में रिएक्टेंस का रोल नहीं है, रिएक्टेंस को हम लोग वैसे भी अगर इक्वल होगा तो 0 हो जाता है। पावर फैक्टर में रिएक्टेंस का रोल नहीं है। पावर फैक्टर में किसका रोल है, रेजिस्टिविटी का है। और क्या चेक करते हैं, पूरे सर्किट की रेजिस्टिविटी कितनी है, यानी पूरे सर्किट की इंपेडेंस को रेजिस्टिविटी के हिसाब से देखा जाता है। अगर ये इसके बराबर है, यानी Z R है अगर, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ R हो जाएगा, कट की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर Z R नहीं है तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। तो वो फिर क्या होता है, वो वैल्यू 1 से कम होती जाती है धीरे धीरे। क्यों कम होती है, क्योंकि अगर अंडर रूट के अंदर Z R के इक्वल नहीं है तो कुछ ना कुछ X की वैल्यू भी होगी, तो अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी, ठीक, वो पर्टिकुलर R से तो ज्यादा ही होगी। फर्ज करो R है 3 ओम, ठीक है, और X है 2, मान लो अगर R मान लो 3 ओम है, X 2 ओम है, तो Z कितना आएगा, 3 4 5 है, सॉरी। अगर मान लो ऐसे समझो, एक ऐसी वैल्यू लेते हैं जिसका हम लोग आंसर निकाल सकें। फर्ज कर लो R है 4 ओम, ये है 3 ओम, X है 3 ओम, तो Z तुम्हारा 5 ओम आएगा, जानते ही हो। अंडर रूट के अंदर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट 25 आएगा, यानी 5 आएगा। यानी R तुम्हारा 4 ओम था, X तुम्हारा 3 ओम था, Z तुम्हारा 5 ओम आया है। तो अगर हम उससे पूछेंगे इसका पावर फैक्टर कितना होगा, तो R 4 है, Z 5 है, 4/5 होगा। तो ये वैल्यू 4/5 क्या होगी, हमेशा 1 से कम आएगी, क्योंकि Z की वैल्यू हमेशा या तो R के बराबर हो सकती है, किस केस में, जब पावर फैक्टर 1 हो, या तो R से ज्यादा ही होगी, क्योंकि ये रिलेशन है। तो इसीलिए पावर फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो जो इनमें से वो रेशियो जो पावर फैक्टर दिखा रहा है, वो सिर्फ ये रेशियो है, R/Z रेशियो। इसीलिए दूसरी भाषा में यह भी कहा जाता है कि पावर फैक्टर इज नोन एज कॉस थीटा। और कॉस थीटा क्या होता है, R और Z के बीच के एंगल का कोसाइन, यानी जो रेजिस्टेंस है और इंपेडेंस के बीच का जो एंगल है, उसका जो कोसाइन होगा वो होगा कॉस थीटा। अब आप सोचिए, अगर रेजोनेंस का केस आ जाता है, सोच के देखना, अगर रेजोनेंस का केस आ जाता है, एक्सएल एक्ससी आपस में बराबर हो जाते हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, Z R के बराबर हो जाएगा। Z अगर R के बराबर हो जाएगा तो उस केस में ये ग्राफ कैसे बनेगा, देखो उस केस में क्या कैसे बनेगा ये ग्राफ, ये R है, X है ही नहीं। अगर X को 0 कर दो, 0 कर दो, ये हटा दो, तो ये तुम्हारा एरो इसी पर ही गिर जाएगा। ये यहाँ है, X को कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते 0 कर दो तो इसी पर नहीं गिर जाएगा, यानी Z तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसी पे आ जाएगा। यानी R और Z के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है, कोई थीटा नहीं है। और थीटा की वैल्यू जब 0 होती है तो कॉस थीटा कितना होता है, 1 होता है। ये देखो, और हमको पता है कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर 1 होता है।
यानी पावर फैक्टर 1 होने के लिए अब देखिए क्या क्या चीजें आ रही है। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हैज 1 पावर फैक्टर, पहला पॉइंट। दूसरा, ऐसा तब होता है जब रेजोनेंस का केस होता है। इसका मतलब जब रेजोनेंस होता है तब पावर फैक्टर 1 होता है। इसका मतलब जब रेजोनेंस होता है तब Z और R के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, दोनों सेम फेज में होते हैं, यानी Z और R के बीच का एंगल 0 होता है। और क्योंकि 0 होता है इसलिए cos 0 डिग्री 1 होता है। तो सारी बातें चारों तरफ से प्रूफ हो गई, क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। तो हमेशा पावर फैक्टर का मतलब हम लोग cos थीटा से समझते हैं, क्लियर। पावर फैक्टर cos थीटा, cos थीटा क्या है, R/Z। और यही था हमारा इंपेडेंस ट्रायंगल जो हमने अभी बनाया था। इंपेडेंस ट्रायंगल क्या है हमारा, ये चीज है, देखो इंपेडेंस ट्रायंगल। इसमें क्या दिया हुआ है, R है, X है और Z है। दिस इज इंपेडेंस, दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इंपेडेंस। तीन चीजें। और इसके बीच के एंगल को हमने थीटा माना है तो थीटा लेके चलो, जहां Z इक्वल टू √, R² प्लस X²। यहां X क्या है तुम्हारा, X तुम्हारा ये, अगर प्योर ओनली L है, ओनली C है और L और C दोनों है, अगर ओनली L है तो ये ही तुम्हारा XL होगा, यही तुम्हारा X होगा। ओनली C है तो XC ही तुम्हारा X होगा, और अगर L और C दोनों है तो XL माइनस XC तुम्हारा X होगा, या फिर XC माइनस XL तुम्हारा X होगा, वही X, ये वाला। प्योरली कैपेसिटर केस में XC, प्योरली इंडक्टर केस में XL, और अगर दोनों हैं तो XL माइनस XC या फिर XC माइनस XL। हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम लोग अंदर जाके इसका स्क्वायर ही कर देते हैं, तो वैल्यू अगर माइनस में आएगी तो उसका स्क्वायर भी प्लस में ही आएगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कौन बड़ा कौन छोटा, बट स्टिल बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, ये नियम है, ठीक है। तो ये होता है आपका पावर फैक्टर। अगर कोई आपसे पूछे कि पावर फैक्टर का मतलब क्या होता है, तो मतलब सर्किट की प्योरली रेजिस्टिव प्रॉपर्टी, यानी सर्किट कितना प्योरली रेजिस्टिव बिहेव करता है। जैसे कि हमारे पास ज़्यादातर जो लोड होते हैं वो इंडक्टिव टाइप के होते हैं, जैसे इंडक्शन मशीन हो गया, पंखा हो गया, क्योंकि सारे जो हम लोग लोड है वो ट्रांसफार्मर से लेते हैं, और ट्रांसफार्मर खुद एक इंडक्शन मशीन है, तो मोस्टली लोड इंडक्टिव टाइप के होते हैं। तो उस केस में क्या होता है, रेजिस्टेंस तो होता ही है, मगर एक्सेल का कंपोनेंट जो है ना इंडक्टर वाला, ये वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। उस केस में पावर फैक्टर गिरने लगता है, क्योंकि आर के साथ साथ एक्सेल की वैल्यू बढ़ती जा रही है। देखो तो क्या करेगा, पावर फैक्टर गिरने लगता है। तो हम लोग को पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सी की वैल्यू बढ़ाना शुरू कर दो, यानी कुछ ऐसे कंपोनेंट जोड़ो जो कैपेसिटिव टाइप के हों। तो वो क्या करेगा, एक्सएल माइनस एक्सी को न्यूट्रलाइज कर देगा, और जो तुम्हारा जेड है वो आर के बराबर हो जाएगा। नहीं बराबर होगा तो आर के आसपास आ जाएगा, और आर के जितना करीब आएगा पावर फैक्टर उतना 1 के आसपास आएगा। क्लियर है ये बात? ये है आपका पावर फैक्टर के बारे में और इंपीडेंस ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई? ठीक, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पावर ट्रायंगल के विषय में समझेंगे, और पावर फैक्टर को पावर के ट्रायंगल के हिसाब से कैसे रिलेट करते हैं उसके विषय में बात करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, लेक्चर को सुनते रहिए। धन्यवाद।